मित्रों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र आपसे मुखातिब हूँ। आज सातरन के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं किताबों की बातें। किताबें जो हमें जीवन के नए नए अनुभवों से दो चार कराती हैं, किताबें जो हमको ज्ञान देती हैं, किताबें जो हमारा मनोरंजन करती हैं और किताबें जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ऐसा जो कि कई बार हमको जीवन भी नहीं सिखा पाता। तो एक अलग किस्म के अनुभव से दो चार होने के लिए आज हम बात करेंगे किताबों की। आज की हमारी किताबें हैं, 4 किताबें हमने ली हैं आज। कहानी की किताब, लघु कथाओं की किताब, उपन्यास, व्यंग संग्रह और कविता की किताब यानी दोहों की किताब। मित्रों, आज हमारे पास जो 4 किताबें हैं, इनमें सबसे पहली किताब है डॉक्टर मनोज कामदेव की एक लिफाफा धूप, यानी ये दोहा संग्रह है। और दूसरी किताब है प्रसिद्ध पत्रकार नवोदित की लघु कथा संग्रह सहयात्रा। तीसरी किताब है युवा व्यंगकार अलंकार रस्तोगी की पंडित भया न कोय। इस किताब पर उपन्यास लिखा है, लेकिन इस किताब के मूल में व्यंग है, तो हम इसे व्यंग उपन्यास ही कहेंगे। और उसके अलावा एक और व्यंग की किताब है, ये है व्यंग संग्रह, जिसमें व्यंग की कहानियाँ भी हैं, व्यंग की निबंध भी हैं और निर्बंध निबंध शैली की भी कुछ रचनाएं हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं एक लिफाफा धूप की। डॉक्टर मनोज कामदेव की जो ये किताब है, ये किताब दोहे गज़ल के बाद अब लगातार जो विधा कविता में, काव्य में चर्चा में आ रही है, उनमें दोहा भी एक विधा है। यानी कि 2 लाइनों में अपनी बात को बहुत सलीके से कह देने का काम गज़ल का शेर भी करता है और दोहा भी करता है। मनोज कामदेव बहुत समय से दोहा लेखन में लगे हैं और उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। ये किताब भी उनकी बहुत चर्चित हुई है। और आप इसका देखें ज़रा, इसका दोहों का आप तेवर देखें कि सूरज ने पाती लिखी देख रात का रूप, और खिड़की खुलते ही गिरी एक लिफाफा धूप। तो इस तरह की चीज़ें कई जगह आपको इनमें रहस्यवाद दिखेगा, कई जगह आपको इसमें प्रेमिल दोहे दिखेंगे, कई जगह आपको इसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें थकान है, परेशानी है, तनाव है, कुंठाएँ हैं, उन सब से मुठभेड़ करने की एक ईमानदार कोशिश भी दिखेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके अगर हम कुछ दोहों पर बात करें, तो मैं बल्कि बात ना करूं, मैं आपको इनमें से कुछ दोहे सुनाऊं, ताकि आप देख सकें कि मनोज कामदेव दोहों के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दोहों को किस तरीके से ले रहे हैं और किस प्रकार से उनकी प्रस्तुति है। एक देखें कि प्रेम संबंधों का जो शाश्वत रूप है, उस पर उनका एक दोहा है, बड़ा मीठा सा दोहा है कि रात नदी के तट खड़ी जूड़ा अपना खोल, रात नदी के तट खड़ी जूड़ा अपना खोल, साबुन जैसा चांद भी गया कसम से डोल। बड़ा अलग किस्म का ये दोहा है। और एक देखें कि कवि की संवेदनशीलता का एक उदाहरण है, जहाँ पर बड़ा मार्मिक प्रसंग है इसमें कि अम्मा बादल देख कर जब देखे खपरेल, अम्मा बादल देख कर जब देखे खपरेल, अश्कों के सैलाब से काजल जाता फैल, अश्कों के सैलाब से काजल जाता फैल। और एक और देखें कि पंछी बच्चों के लिए करे न नीड़ तलाश, वो तो उड़ने के लिए देता है आकाश। ये बात और है कि पंछी बच्चों के लिए नीड़ की तलाश भी करता है और उन्हें उड़ने के लिए आकाश भी देता है। इनमें बहुत सारे दोहे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे दोहे सामान्य हैं और कुछ दोहे ऐसे भी हैं जो शायद लगता है कि जल्दबाजी में लिखे गए, उन पर अभी और काम होता तो बढ़िया था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनमें से जो अधिकांश दोहे हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और वो कहते हैं
कि आइए इस दोहे की किताब को भी पढ़िए। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर मनोज कामदेव की किताब एक लिफाफा धूप दोहा संग्रह। इसके बाद मैं बात करता हूँ उपन्यास की। अलंकार रस्तोगी का ये जो व्यंग उपन्यास है, इसका शीर्षक है पंडित भया न कोय। पंडित भया न कोय सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की स्थिति है, या आज तो देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों में भी जो शिक्षा की स्थिति है, वहाँ के अंदरूनी जो षड्यंत्र हैं, अंदरूनी जो राजनीतियाँ हैं, बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनमें उनकी स्थिति क्या हो गई है, और इन सब चीज़ों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब अलंकार रस्तोगी के इस व्यंग उपन्यास में है। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि ये उपन्यास जहाँ पर भी डिटेलिंग करता है, वहाँ पर व्यंग को बहुत ही अच्छे ढंग से साध कर चलता है ये उपन्यास। और विशेष रूप से जब डिटेलिंग में हम होते हैं तो हम देखते हैं कई बार ये उपन्यास राज दरबारी की भी याद दिलाता है। ये उपन्यास और भी बहुत सारे बड़े उपन्यासों की याद दिलाता है, जहाँ पर व्यंग अपने उरूज पर होता है और आपके सर चढ़कर बोलता है, पाठक के सर चढ़कर बोलता है। मैं अगर इस संग्रह में से थोड़ा सा अंश में आपको सुनाऊँ तो आपको लगेगा कि मेरी बात शायद गलत नहीं थी, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है अलंकार रस्तोगी की कि वो शिल्प के माध्यम से व्यंग जो है वैसे भी उपन्यास, व्यंग का जो उपन्यास है वैसे भी एक बड़े कैनवास पर औपन्यासिक जो कथा सूत्र हैं उनका निर्वाह करते, औपन्यासिक सूत्रों का निर्वाह करते हुए व्यंग को उस उपन्यास के केंद्र में स्थापित करने का काम है। और जब इसमें आपको उपन्यास के कथा सूत्रों का भी पूरा निर्वाह करना है और व्यंग का भी पूरा निर्वाह करना है, यानी जब आप इन दोनों पर, मतलब आप जो एक लोहे की एक तार लगा हुआ उस पर जो नटी का जो खेल होता है, उस तरीके का खेल है व्यंग उपन्यास को साधना। तो आपको मैं बता दूं कि ये उपन्यास बहुत हद तक व्यंग को भी साधता है और उपन्यास को भी साधता है। शिल्प के तौर पर विट, आयरनी, सार्काज्म, प्रतीकात्मकता, सादृश्य विधान, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपको इसका एक छोटा सा सुनाता हूँ कि संतोष के जुगाड़ मिश्रित प्रयास और उनकी इच्छा शक्ति के कारण टीचर्स डे का कार्यक्रम ऐतिहासिक बन पड़ा। पहली बार उसकी इमेज प्रिंसिपल की नज़रों में ज़बरदस्त और पूरे स्टाफ की नज़रों में ज़बरदस्ती के हीरो वाली बन गई थी। हालांकि उसे आधुनिक द्रोणाचार्य बनकर बच्चों से चंदा रूपी अंगूठी मांगे बिना एक सफल कार्यक्रम करने का सुकून था। तो आप देखें कि ज़बरदस्ती के हीरो वाली इमेज, जुगाड़ मिश्रित प्रयास और आधुनिक द्रोणाचार्य बनकर बच्चों से चंदा रूपी अंगूठा मांगे बिना, ये जो प्रयोग हुए हैं ये बताते हैं कि अलंकार रस्तोगी का अपने शिल्प पर, अपनी भाषा पर कितना बढ़िया नियंत्रण है और ये उपन्यास पढ़े जाने की मांग करता है। इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपन्यास, और भी बड़ा उपन्यास हो सकता था, और भी सफल उपन्यास हो सकता था अगर इसमें संवादों पर कुछ बेहतर ढंग से ध्यान दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप व्यंग के जो इन दिनों में आए हुए उपन्यास हैं उनमें से ये उपन्यास ऊपर के 10 में होने के लायक हैं। मैं इसके लिए व्यंग जगत को, व्यंग के पाठकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप पंडित भया न कोय उपन्यास पढ़कर देखें, आप कतई निराश ना हो।
ये उपन्यास अद्वित प्रकाशन से आया है, दिल्ली के अद्वित प्रकाशन से, और बहुत अच्छी छपाई है, बहुत अच्छा कागज़ लगा है, पढ़ने में आपको आनंद आएगा। पॉइंट साइज भी बहुत अच्छा है। मैं पाठकों का आह्वान करता हूँ कि वो इस संग्रह को पढ़ें और इससे आगे बढ़ें। मित्रों, ऐसी ही एक किताब है, अब बात करते हैं हम कहानी की नहीं बल्कि लघु कथा की, यानी शॉर्ट स्टोरीज़। ये जो संग्रह है सहयात्रा प्रसिद्ध पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं नवोदित, जो अच्छे लेखक भी हैं, उनकी लघु कथाओं का संग्रह है सहयात्रा, इसका नाम है। और सहयात्रा में 65 लघु कथाएँ हैं। इनमें से कुछ लघु कथाएँ बहुत अच्छी हैं, कुछ लघु कथाओं को मैं कह सकता हूँ कि वो एक विशेष किस्म के टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं, या एक विशेष किस्म के एजेंडा के तहत लिखी गई हैं, जहाँ पर कई जगह पर लेखक एक पक्षीय भी हो जाता है। लेकिन कुछ रचनाएं बेहतरीन हैं, विशेष रूप से जब कोरोना से जुड़ी हुई रचना है, या बल्कि सच कहूँ तो जहाँ शक्ति और सामर्थ्य और सीमा की बात आती है, तो कोरोना वाली लघु कथाएँ और जो सांप्रदायिकता पर लिखी गई लघु कथाएँ हैं, वो नवोदित जी की शक्ति भी हैं और सीमा भी है। उनके ऊपर जहाँ पर कई बार आपको लगेगा कि आप अशश करने पर विवश हो जाएंगे, हाँ क्या बात है, और कई बार आपको लगेगा कि देखिए ये तो साहब एकांगी ढंग से लिखी गई है। तो मैं इसे कहता हूँ कि वो उनकी सीमा भी है और वो उनकी शक्ति भी है। कुछ लघु कथाएँ कहानी के रूप में होती तो ज़्यादा बेहतर था। कुछ लघु कथाएँ लघु कथा के रास्ते पर चली ज़रूर थी, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो लघु कथाएँ अपनी मंजिल तक पहुंची और जिनमें कतई भी जल्दबाजी नहीं दिखी, कहीं पर कोई एजेंडा नहीं दिखा, वहाँ पर लघु कथाकार अपनी रचनाओं से बेहद प्रभावित करता है। इसमें किताब में एक अच्छी बात यह है कि या तो बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, बेहतरीन रचनाएं हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ जगहों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली रचनाएं भी हैं। लेकिन हम इन बेहतरीन रचनाओं को याद करें। मैं समझता हूँ कि इन 63 रचनाओं में से कम 22 से 23 रचनाएं ऐसी हैं कि जो याद रखी जाने लायक हैं, जिनमें सहयात्रा भी है, घरवाले भी है, ख्वाब भी है, रिश्तेदार भी है, कश्मकश भी है, कवरेज भी है, गद्दार भी है। कई सारी रचनाएं ऐसी हैं जो लगता है कि याद रखी जाए। और मैं समझता हूँ कि जब आप इन लघु कथाओं को पढ़ेंगे तो आप भी मेरे साथ साथ नवोदित जी की रचनाओं के फ़ैन हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथी किताब है वो है गिरने में क्या हर्ज है। ये है व्यंग्य संग्रह डॉक्टर मुकेश असीमित का। मुकेश असीमित का ये पहला संग्रह है और पहले संग्रह में मुकेश जी ने काफ़ी प्रभावित किया है। और मैं देख रहा हूँ कि मुकेश जी के पास व्यंग्य की एक बढ़िया भाषा है, व्यंग्य का बढ़िया शिल्प है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सपाट बयानी, जो कि व्यंग्य की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि अगर आप सपाट लिखेंगे तो आपकी कहानी रह जाएगी, आपका निबंध रह जाएगा, वो व्यंग्य निबंध या व्यंग्य कहानी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस काम के लिए इसकी भाषा और उसकी शैली पर निर्भर करता है, व्यंग्य भाषा और व्यंग्य की शैली पर निर्भर करता है। जब भी किसी रचना के केंद्र में व्यंग्य स्थापित हो जाता है तो वो उस रचना का माना कहानी है तो उसका कहानीपन सोख कर, निबंध है तो उसका निबंधपना सोख कर अपने आप को सेंटर में स्थापित कर लेता है। और अंत में जब आप रचना के अंत तक पहुंचते हैं तो आपको खींच की, आक्रोश की और एक तरह की जो गुस्सा है व्यवस्था के प्रति, अव्यवस्था के प्रति, उसकी प्राप्ति आपको मिलती है। तो इस मामले में मैं देखता हूँ कि इनकी अधिकांश रचनाएं
डॉक्टर मुकेश असीमित की अधिकांश रचनाएं व्यंग्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। कुछ इसमें हल्की फुल्की रचनाएं भी हैं, थोड़ी बहुत हास्य रचनाएं भी हैं, और लेकिन अधिकांश रचनाएं गंभीर व्यंग्य की रचनाएं भी हैं। गांव का खंडहर सामुदायिक भवन, ईमानदारी की आकड़, गलतफहमी के शिकार, नेताजी का पालतू कुत्ता विकास, मेरा लोकतंत्र महान, नेताजी का पर्यावरण दिवस आयोजन, मुझे भी बिकना है, जैसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको शुद्ध व्यंग्य की प्रतीति कराती हैं। तो मित्रों, आज हमने 4 किताबों पर बात की अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत। पहली बात थी दोहा संग्रह पर, एक लिफाफा धूप, डॉक्टर मनोज कामदेव का दोहा संग्रह। दूसरी किताब थी पंडित भयानक कोय, अलंकार रस्तोगी का व्यंग्योपन्यास। तीसरी किताब थी पत्रकार नवोदित जी की लघु कथाओं का संग्रह सहयात्रा। और चौथी थी डॉक्टर मुकेश असीमित का व्यंग्य संग्रह गिरने में क्या हर्ज है। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ नई किताबों के साथ। उनमें कहानी भी होंगी, उसमें कविता भी होगी, उसमें उपन्यास भी होगा, उसमें संस्मरण रेखा चित्र कुछ भी हो सकता है। पर एक कोशिश होगी कि हम जो धीरे धीरे जो किताबों की संस्कृति हमसे दूर होती जा रही है, हम उस किताबों की संस्कृति को दोबारा से आप लोगों के बीच लाने की कोशिश करें, उस किताबों के प्रति आपका आकर्षण जगाने की कोशिश करें। इसी के साथ सुभाष चंद्र का आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।